Hello students, I am Suchismita Sahangi. Now I am going to teach you about the plasma membrane. Okay. तो पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें जानना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है. ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. ओके, the membrane found in all cells separate the interior of the cell from the outside of the environment. Okay, इंटीरियर सेल को क्या करता है, आउटसाइडर ऑफ द एनवायरनमेंट से दूर ले जाता है. ये देखो हम यहाँ पे ये है सेल है कि जो ग्रीन कलर का मैं दिखा रही हूँ. तो सपोज दिस इज़ द सेल. इसके अंदर क्या करते हैं हम, ये देखो मैंने यहाँ पे कि जो रेड का पिंक कलर का डॉट डॉट दे दिया, इसे हम इंटीरियर ऑफ द सेल कहेंगे. और ये जो ग्रे कलर का आउटसाइड में दिख रहा है, इसे हम आउटर लेयर ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर थिंग्स ऑफ द सेल कहेंगे. ओके, व आउटर एनवायरनमेंट कहेंगे. ओके, ये जो आउटर एनवायरनमेंट है ग्रे कलर का, इससे वो ग्रीन कलर का जो हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो इंटीरियर चीज़ को सेपरेट करके रखता है, दोनों को मिक्स होने नहीं देता. सेल को एक पर्टिकुलर साइज देता है, शेप और साइज देता है सेल को. ओके, और क्या चीज़ है यहाँ पे, बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल ऑलोजटस सेल वॉल. बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल ऑल्सो हम जो सेल वॉल अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है, यहाँ पे सेल वॉल अटैच्ड रहता है. ओके, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल अटैच्ड रहता है. कैसे रहता है, चलो मैं दिखाती हूँ एक बार तुमको फिर से. ये देखो, ये पिंक कलर का हो गया, इसे हम सेल बोलेंगे. किसका सेल, प्लांट सेल बोलेंगे. और इसके ऊपर हम ये जो ग्रीन कलर का लेयर अटैच किए हुए हैं, ये हो गया उसका सेल वॉल. वो अटैच्ड होके रहता है सेल को, सेल ये सेल के आउटसाइडर को अटैच होके रहता है प्लांट और बैक्टीरियल सेल में. ओके, then the plasma membrane consists of lipid layer that is semi permeable or selectively permeable. selectively permeable क्यों कहा जाता है, क्या होता है, सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल के बीच में थोड़ा तफात है. सेमी परमेबल है कि इसके अंदर हर टाइप के चीज़ें जा सकती है, पर सिलेक्टिवली परमेबल क्या होता है कि वो सिलेक्ट करके छोड़ता है कि किसको अंदर जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए. ओके, that's why plasma membrane is also called selectively permeable membrane. Okay, then composition of plasma membrane. plasma membrane में क्या क्या composition होके रहता है, तो सुनो क्या क्या रहता है. अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम एक चीज़ और तुम्हें बताना भूल गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम थिक. ओके, इसे हम वो क्या होता है कि 75 आर्मस्ट्रॉन्ग ठीक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, ये बात याद कर लेना, 75 आर्मस्ट्रॉन्ग ठीक होता है. अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या कंपोज करता है, तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीज़ कंपोज करके रखता है. पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट और तीसरा है लिपिड. सबसे ज़्यादा क्या क्या रहता है, प्रोटीन और लिपिड, तो उसे लिपोप्रोटीन भी कहते हैं. प्रोटीन के जो परिमाण है, जिसकी जितनी परसेंटेज प्रोटीन रहता है, तो वो है 50% का प्रोटीन वो रखता है अपने अंदर, और 30 से 40 रखता है लिपिड, और कार्बोहाइड्रेट सबसे कम रहता है 8 to 10%. ओके, देन प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन. और पेरिफेरल प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं. तो वो पेरिफेरल, तो अब हम जानेंगे इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है. दिस प्रोटीन पेनिट्रेट्स द लिपिड लेयर, लिपिड लेयर को पेनिट्रेट करके रहता है. ओके, और क्या करता है,
पेनिट्रेट करके लिपिड लेयर को रहता है। द प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वो जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर के साथ। ओके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और अच्छा ऑर्गेनिक solvent can separate the proteins from the membrane. These are attached to the glycoprotein or प्रोटोलिपिड। ओके, और लिपोप्रोटीन्स। मैंने बोला था लिपोप्रोटीन्स क्यों कहते हैं उसे, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड के अंदर प्रोटीन पेनिट्रेट कर गया, इसे हम लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। ओके, तो इसके बाद आता है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन के लिपिड के बाहर लेयर पे हम देखते हैं। ओके, ये देख लो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे तो समझ जाओगे। ये देखो ऊपर एक गोल गोल सा है, ये जो है यहाँ पे गोल गोल रखा हुआ, इसे हम बोलेंगे ग्रीन कलर का, जैसे मैं गोल कर रही हूँ उसे हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो अंदर पेनिट्रेट कर गया है, देखो ब्लू कलर ले, यहाँ पे अंदर जो पेनिट्रेट कर गया है इसे हम बोलेंगे क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन। वो लिपिड के साथ मिक्स हो गए हैं और इसे हम लिपोप्रोटीन मॉडल भी कह सकते हैं। ओके, चलो फिर अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम उसका कंपोजिशन देख लिए। ओके, अब हम आएंगे इवोल्यूशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब आया था तो पहले हमको पता है, हर चीज़ पहले में पता नहीं होता, धीरे धीरे से सभी चीज़ पता चलता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसी तरह धीरे धीरे इवोल्यूशन है किसका ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो पहले जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल सबने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखता होगा, कैसा होता होगा, तो पहले जो मॉडल आया था उसे हम कहेंगे लिपिड मोनोलेयर मॉडल। इसी मॉडल के हिसाब से क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं दिखता। ओके, ओनली लिपिड लेयर दिखता है। ये देखो यहाँ पे लिपिड का लेयर उसने दिखाया हुआ है रेड कलर का, जो क्या करता है, तो हमें पता है लिपिड जो है वो इस तरह का होता है। ये देखो लिपिड जो है एक हेड होता है, उसके साथ अटैच 2 टेल होता है। ओके, ये जो टेल जो होता है 2, हम इस टेल को हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। ओके, और हेड जो होता है इसे हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। तो पहले जो थ्योरी आया था, लोग सोचते थे कि क्या है कि ये जो इस तरह का टेल को से हेड को वाटर की ओर सराउंडिंग करके और टेल को ऊपर देके वो इस तरह का एक मॉडल बनाता था, जिसमें एक अरेंज्ड थिक लेयर रहता था जो लिपिड का, और हेड जो होता था वो वाटर की ओर रहता था और टेल जो रहता था वो सेल के अंदर की ओर रहता था। ओके, लेकिन वो मॉडल फ्लॉप हो गया, मतलब वो मॉडल सही नहीं था। तो फिर दूसरा मॉडल आया क्या, लिपिड बाइलेयर मॉडल। अच्छा, लिपिड बाइलेयर मॉडल के हिसाब से क्या हो, सॉरी समझ में नहीं आ रहा। लिपिड बाइलेयर मॉडल के हिसाब से इसे लिपिड का 2 लेयर ऐसे रहते थे। देखो यहाँ पे लिक्विड डबल लेयर है, तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो ऊपर की ओर रहता था और हाइड्रोफिलिक टेल जो है वो अंदर की ओर रहता था। ओके, तो इस तरह से वो बन के रहता था, इसलिए इसे हम लिपिड बाइलेयर कहते थे। उसके हिसाब से भी कोई प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं रहता था, तो वो भी सही नहीं लगा लोगों को कि ये बात सही है या नहीं, तो लोगों को वो पसंद नहीं आया, तो वो थ्योरी भी फ्लॉप करवा दिया गया और फ्लॉप हो गया। देन फिर आता है हमारा सैंडविच मॉडल। ये मॉडल थोड़ी पॉसिबल था कि ऐसा हो सकता है। तो क्या हुआ था, द डैविंसन एंड डैनियल, इसे डैनियल डैविंसन मॉडल भी कहा जाता है। उन्होंने 1935 में डिस्कवर किया था प्लाज्मा सैंडविच मॉडल को। अकॉर्डिंग टू हिम लिपिड्स आर, ये देखो अकॉर्डिंग टू हिम लिपिड्स जो है वो क्या करते, ये देखो ये लिपिड है, उसके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन का एक लेयर रहता है, जैसे सैंडविच रहता है उसी तरह से। तो वो सैंडविच हो गया, मतलब दो प्रोटीन के अंदर वो क्या करता है, लिपिड रहता है। ओके,
तो इस तरह से रहने की वजह से इसे हम सैंडविच मॉडल कहते हैं। दिस देखो यहाँ पे लिखा है, दिस मॉडल डिस्क्राइब्ड ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दैट इज लाइज बिटवीन टू लेयर्स of globular protein and it is trimer and lipoproteinous. Okay, it was the first model that attempt to describe the position of proteins within the lipid bilayer found in membranes. Okay, then आता है हमारा माइसेलर मॉडल। इसमें क्या होता है, इस मॉडल के हिसाब से ये जो लिपिड यहाँ पे इस तरह से लेयर बन के रहा हुआ है, इसमें गोल गोल का ग्लोब्यूलर लिपिड बन जाता है और उसके ऊपर ग्लोब्यूलर लिपिड बनने के बाद उसके ऊपर प्रोटीन्स इसे अरेंज किया गया है। ओके, तो ये भी सही नहीं दिखा पाया कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो फिर आया हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। वो सैंडविच मॉडल के साथ सेम था, बस इसमें थिकनेस का डिफरेंस था जो इसमें मेंशन किया गया है। ओके, बस थिकनेस का डिफरेंस दिखाया गया था इसमें और कुछ नहीं था। ओके, फिर हम आएंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है। ओके, तो ये मॉडल अभी तक चल रहा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे किसने डिस्कवर किया था ना, सिंगर एंड नेल्सन निकोलसन एंड सिंगर। कब मॉडल के थे ना, 1972 पे। ओके, इस मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं ना, दिस मॉडल शोज दैट कि जो हमारा सेल के अंदर जो लिपिड है वो थोड़ा फ्लूइड की तरह है और वो फ्लूइड के ऊपर प्रोटीन जो है वो मोज़ेक की तरह फ्लोट कर रहा है, इसलिए उसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। मतलब अब अगर हम इस चीज़ को देखेंगे अच्छी तरह से तो वो ऐसा दिखेगा कि एक फ्लूइड के ओशन के ऊपर कुछ आइस ट्यूब जैसा ग्लोब्यूलर प्रोटीन फ्लोट कर रहे हैं। ओके, इसलिए इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया। ओके, तो इसमें जो प्रोटीन हमने दिखा था, 2 टाइप का प्रोटीन मैंने दिखाया था, एक इंटीग्रल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, जो प्रोटीन सेल के अंदर घुस के लिपिड के साथ मिक्स होके रहता है। जिस तरह से यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखो ये जो लंबा लंबा सा दिख रहा है, देखो इसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। और यहाँ पे ये जो गोल गोल दिख रहा है इसे हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। ओके, और लिपिड रहता है, उसमें कोलेस्टेरॉल भी रहता है, लिपिड के अंदर कोलेस्टेरॉल भी मिक्स होके रहता है। कोलेस्टेरॉल भी एक टाइप का लिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में फाउंड किया जाता है। ओके, देन और क्या क्या चीज़ें ये सैंडविच फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में वो हम देखते हैं। देखो, लिक्विड फॉर्म ए फ्लूइड क्रिस्टलाइन बाइलेयर, दिस प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द मेम्ब्रेन एंड परमिट ट्रांजिशनल मूवमेंट ऑफ लिपिड इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ओके, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स जो है वो इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करके जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। ओके, देन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर। द टर्म एम्फीपैथिक वाज कॉइन्ड बाय Hartley in 1936 for those molecules which are by both hydrophobic and hydrophilic trait. ओके, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, वाटर हीटिंग, एंड हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग होता है। जिसमें प्रोटीन होता है मैंने बताया था, एक्सट्रिंसिक एंड पेरिफेरल प्रोटीन और इंट्रिंसिक और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, अब ये तो हो गया फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, अब ये हो गया। अब हम जानेंगे फंक्शंस क्या रहता है, क्या फंक्शन करता है हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या रहता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन तो ये रहता है कि वो सेल को एक शेप देता है, डिफाइन द शेप। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is selectively permeable because glucose, H2O, oxygen and CO2 can easily pass through the fatty acid. Glac and alpha carbonate cannot be passed through the plasma membrane. Okay, then plasma membrane prevent the escape of the protoplasm components from the cell. It forms in transportive ions molecules by passive transport and एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका जो मेन काम है वो है आयंस और चीज़ों को सेल के अंदर में ट्रांसपोर्ट करना। अच्छा, मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन एक गेटवे ऑफ द सेल। क्या होता है, वो सेल के अंदर चीज़ें को अंदर लाता है और बाहर से सेल के अंदर चीज़ें जो थिंग्स होता है उसे अंदर लाता है। क्या लाता है, आयंस, प्रोटीन्स, मेटाबोलाइट्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब चीज़ें जो बाहर होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, लिपिड हुआ, प्रोटीन्स हुआ, आयंस हुआ, जैसे Na+, CO2, HO2, ये सब चीज़ों को वो क्या करता है, अंदर लाने में हेल्पफुल रहता है। ओके, वो किस तरफ से लाता है, ये सब चीज़ों को 2 टाइप्स में लाता है। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, वो अप टू 3 टाइप का है, ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, 2 टाइप का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या जानेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस हमें क्या बताता है। ओके, ऑस्मोसिस मीन्स दैट पास ऑफ वाटर or solvent from the region of lower solute concentration to the region of higher solute concentration. ओके, अच्छा, तो पहले तुम एक बात सुनो। तुम ना एक काम करना, एक चीज़ में दो वेसल ले आना। समझ लो कि क्या है, ये जो रेड डॉट वाला मॉलिक्यूल सेपरेट किसी चीज़ है, तो इसमें क्या हुआ कि क्या किया गया है कि इसमें, चलो मैं तुम्हें किसी और तरह से समझा रही हूँ। 2 बॉटल लेना, उसमें से क्या करना कि एक में और दोनों में एक पाइप लगवा देना, और उसमें से क्या करना कि तुम एक में से चीनी डालना 2 चम्मच और एक में बिल्कुल मत डालना। तो क्या होता है कि जिसमें 2 चम्मच चीनी डाला गया है, वो क्या होगा, उसमें से वाटर कम होगा और चीनी का परिमाण ज़्यादा होगा, तो वो हो गया लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ओके, और दूसरा है हमारा जिसमें चीनी बिल्कुल नहीं डाला गया, वो होगा हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, उसके अंदर जो पाइप है, उस पाइप के थ्रू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन से सॉल्यूट क्या करेगा, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन के ऊपर तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों सेम कंसंट्रेशन का नहीं हो जाता। उस चीज़ को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ओके, जब वही चीज़ क्या होता है, सेल के अंदर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वो होता है ऑस्मोसिस। ओके, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, बिल्कुल सेम चीज़ होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम चीनी की एग्जांपल दे गए थे ऑस्मोसिस के, जब यहाँ पे हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट्स। ओके, मेटाबोलाइट्स देयर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस across plasma membrane along the concentration gradient. Concentration gradient क्या है, हायर concentration to lower concentration. हायर concentration to lower concentration को जब मेटाबोलाइट्स एंड मॉलिक्यूल स्लोली पास करते हैं किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। ये देखो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन का डायग्राम। ये जो रेड कलर का यहाँ पे डॉट्स दिया गया है, वो है हमारा मेटाबोलाइट्स, आयंस वगैरह। तो वो क्या है, हायर कंसंट्रेशन है आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो वो क्या करेगा, लिपिड के अंदर डिजल्व होके धीरे धीरे
इनसाइड सेल के अंदर पास करेगा। ओके, और तब तक सेल के अंदर पास करता रहेगा जब तक दोनों के साइड में एकदम से इक्वलिटी नहीं आ जाता। ओके, सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब तक सेम नहीं हो जाता, इसे हम सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है ना, फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज कैरियर असिस्टेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म without the use of energy। अच्छा, there is a carrier protein present inside the plasma membrane through which substances pass through the membrane। अच्छा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होने के कारण वो सारी चीज़ को डायरेक्टली अंदर नहीं छोड़ सकता। तो जो चीज़ हेवी चीज़ है, जिसका मॉलिक्यूल का साइज़ थोड़ा बड़ा है, वो कैसे अंदर पास करेगा ना, एक प्रोटीन चैनल होता है अंदर। ये देखो, ऐसा एक प्रोटीन का चैनल होता है। ओके, इस चैनल में हमारा बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो सब है हमारा मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेंगे, इस प्रोटीन चेन के अंदर इस तरह से यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। ये देखो, इसे हम प्रोटीन चैनल होते हैं। इस प्रोटीन चैनल में जो प्रोटीन रहता है उसे हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो उसी कैरियर प्रोटीन में वो मेटाबोलाइट्स जो है वो कैरियर प्रोटीन में बाउंड हो गया। ओके, बाउंड होने के बाद क्या हुआ ना, वो इस तरह का स्ट्रक्चर था पहले जब कैरियर गेन किया गया था, इस तरह का स्ट्रक्चर था जिसका जो खुला पर था वो किसके ओर खुला था, एक्स्ट्रा सेलुलर इसके ओर। सेकेंड चीज़ में वो क्या होता है कि बंद होके बाहर खुल जाए अंदर इंट्रासेलुलर सेल की ओर। वो कैसे खुलता है, देखो यहाँ पे वो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर खुल गया। पहले यहाँ पे देखो वो क्या है, यहाँ पे वो क्या हुआ था ना, एक्स्ट्रा सेलुलर के ऊपर खुला हुआ था, उसका खुले पार्ट जिसमें मॉलिक्यूल्स अटैच किया गया था। अटैच होने के बाद क्या हुआ, वो परफेक्ट शेप में आ गया। एंड सेकंड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप पे वो क्या किया कि ऊपर बंद हो जा, एक्स्ट्रा सेलुलर के ऊपर वो चैनल बंद हो गया और इंट्रा सेलुलर स्पेस के चैनल खुल गया और इस तरह से प्रोटीन पास हो गए कहाँ ना, इस तरह से वो हमारा जो मॉलिक्यूल से वो क्या एक्स्ट्रा सेलुलर प्लेस से इंट्रा सेलुलर प्लेस को पास आउट हो गए, पास हो गए। ओके, अब ये हो गया हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो फिर हम आएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दिस मैकेनिज्म सेम होता है कि प्रोटीन का एक चैनल रहता है, जिस प्रोटीन चैनल के अंदर मेटाबोलाइट्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। अटैच्ड होने के बाद वो एक तरह से बंद हो जाता है और दूसरी तरह से ओपन होके सेल के अंदर और बाहर हो जाता है। ओके, तो अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म भी वो ही है, लेकिन उसमें है क्या कि उसमें क्या होता है कि वो सेल के अलग नहीं जाता, अगेंस्ट जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलग नहीं जाके उसके अगेंस्ट जाता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर में ना जाके लोअर कंसंट्रेशन टू हायर में आता है। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए एनर्जी, वो तो नेचुरल बिल्कुल नहीं है। तो जो चीज़ नेचुरल नहीं है उसे फोर्स दे के करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जिन्हें पढ़ने का शौक है तो वो बैठ के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जिनको पढ़ाई करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है लेकिन पढ़ाई करना पड़ेगा तो वो फोर्सफुली पढ़ाई करते हैं। उसी तरह से हमारा जो सेल के बाहर जो चीज़ है वो हमारा जो लोअर कंसंट्रेशन से जब हायर कंसंट्रेशन को जाता है तो वो नेचुरल होता है, लेकिन जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से जब हायर कंसंट्रेशन को आएगा तो वो नेचुरल बिल्कुल नहीं होगा, उसे एक फोर्स पड़ेगा, वो एनर्जी की ज़रूरत होगा। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है ना, एटीपी के थ्रू आता है। एटीपी डायरेक्टली, मतलब एटीपी एनर्जी देता है और एटीपी एंजाइम क्या करता है कि उस चीज़ को, मतलब मेटाबोलाइट्स को देख लो, एटीपी मेटाबोलाइट को एक्सेप्ट किया और फिर धीरे धीरे प्रोसीजर फैसिलिटेड डिफ्यूजन की तरह वो एटीपेज एक मॉलिक्यूल को कैरी किया, फिर यहाँ ला के अंदर सेल के अंदर इसे छोड़ दिया। ओके, इस तरह से होता है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन आएंगे हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो आता है। मैंने आपको बताया था फैसिलिटेड डिफ्यूजन पे, यहाँ पे देखो
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हमारा जो बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वो सब चीज़ें क्या होता है मेटाबोलाइट्स, वो हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू अंदर बाहर होता है। और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारा जो आयंस वगैरह हैं H2O, CO2 ये सब चीज़ें वो आउट बाहर जाता है और आता है, आउटर और इंटर होता है। ओके, लेकिन हम उसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें बड़ा मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन हमारा जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें से आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आयन मॉलिक्यूल क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को आ जाता है। उसमें भी एनर्जी की यूज़ होता है, मतलब एटीपी की ज़रूरत वहाँ पर भी होता है। तो ये जो होता है ये किस तरह का होता है, थ्री टाइप का होता है। क्या होता है, इम्पोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। इनपुट के क्या होता है कि यूनिपोर्ट पे क्या होता है कि एक चैनल देके, हमारा प्रोटीन चैनल देके यूनिपोर्ट पर से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल अंदर आता है, ओके, और बाहर जाता है। लेकिन सिम्पोर्टर पे क्या होता है, एक साथ सिम्पोर्टर पे क्या होता है, एक साथ दो मॉलिक्यूल अंदर बाहर होते हैं, ओके, तो दो मॉलिक्यूल अंदर आते हैं, इसे बोलते हैं सिम्पोर्ट। लेकिन एंटीपोर्ट में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल अंदर आता है तो दूसरा मॉलिक्यूल बाहर जाता है, इसे बोलते हैं हम एंटीपोर्ट। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में सब कुछ। अब हम जानेंगे एंडोसाइटोसिस क्या है और एक्सोसाइटोसिस क्या है। तो पहले हम जानेंगे एंडोसाइटोसिस क्या है। एंडोसाइटोसिस क्यों होता है, ओके, तो ये किस तरह से फंक्शन करता है वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। एक बोलते हैं हमें पिनोसाइटोसिस एंड फागोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को बोला जाता है सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस एंड फागोसाइटोसिस को बोला जाता है सेल ईटिंग प्रोसेस, क्योंकि फागोसाइटोसिस में प्रोटीन, बैक्टीरिया ये सब चीज़ों को अंदर बाहर किया जाता है। लेकिन जो हमारा पिनोसाइटोसिस है इसमें से लिक्विड मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड, हमारा बड़ा मॉलिक्यूल जो है लाइक लिपिड वो अंदर बाहर होता है। ओके, तो पहले चीज़ कैसा होता है वो मैं यहाँ तुमको दिखाऊंगी। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया ब्लू कलर का, ये है हमारा सपोज दिस इज आवर सेल एंड ये जो है यहाँ पे दिस इज ए मॉलिक्यूल जो सेल को अंदर आना चाहता है, तो वो कैसे आएगा सेल के अंदर। दूसरी पार्ट में क्या होता है कि वो धीरे धीरे सेल का करीब आता है। ओके, जब वो सेल के करीब आता है, सेल के साथ टच हो जाता है, सेल के साथ टच होने के बाद वो सेल के अंदर कैसे आएगा, तो सेल का एक सेंसरी चीज़ आता है कि हमारे पास कोई चीज़ है जो अंदर आना चाहता है, लेकिन वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अंदर नहीं आ सकता। तो वो कैसे आएगा, तो फिर उसके बाद सेल क्या करता है कि वो जो अटैच मॉलिक्यूल को अंदर लाने के लिए वो एक वैक्यूल बनाता है इसी तरह से। ओके, इसके अंदर वो हमारा जो सेल की जो चीज़ उसका अंदर आना चाहता था लाइक बड़ा मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, वो क्या करता है कि उसके अंदर अटैच हो जाता है। वो अटैच होने के बाद क्या होता है कि हमारा सेल जो है वो उसे बंद कर देता है। मतलब ये रहा सेल, इसके अंदर आ गया हमारा मॉलिक्यूल जो आना चाहता था, फिर उसके ऊपर एक वैक्यूल बन गया, तो इसी तरह से वो अंदर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ओके, मतलब ये जो प्रोसीजर है वो फागोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस दोनों में सेम टाइप का होता है। ओके, इसी तरह से बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है वो अंदर आता है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अंदर नहीं आ सकता, वो इस एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर बाहर होते हैं। ओके, अब हम आएंगे बाहर। ये तो आ गया अंदर आने का प्रोसीजर। अब हम बाहर जाने का प्रोसीजर क्या है, वो है एक्सोसाइटोसिस। द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम सेल टू आउटसाइड इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। उसमें क्या होता है कि हमारा सेल के अंदर जो चीज़ है वो वैक्यूल्स के थ्रू बाहर जाना चाहेंगे, तो एक वैक्यूल्स बन गया, तो वो वैक्यूल्स धीरे धीरे क्या करता है कि सेल के पास जाके अटैच हो जाता है। जब सेल वॉल के पास सेल मेम्ब्रेन के पास वो वैक्यूल्स जाके अटैच्ड हो गया, तो उसे एक सेंसरी रिपोर्ट आया कि मेरे पास कोई चीज़ अटैच हुआ है, उसे हम बाहर छोड़ना है। तो वो क्या करता है कि अपना सेल का ये जो वैक्यूल्स है इसे ओपन कर देता है। ओके, ओपन कर देने के बाद वो जो
फ्लूइड जो यहाँ पे वैक्यूल्स के अंदर है वो बाहर चले जाते हैं। इस तरह से एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस को ऑल्सो हम कहते हैं सेल वोमिटिंग प्रोसेस। ओके, थैंक यू। अब हम टोटली जान गए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह से उसका मॉडल जो बना था किस तरह से बना था, और यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल क्या है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल को किसने प्रपोज किया था। ओके, देन किस तरह से सेल फंक्शन करता है एक्सोसाइटोसिस, देन उसके अंदर जो होता है मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है मॉलिक्यूल का वो किसके थ्रू होता है, और हम जाने वो टोटली ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कंप्लीट कर दिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ रहता है, और टोटली हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑल चीज़ कंप्लीट हो गया। ओके, देन थैंक्स स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।